आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक अदालती मामला नहीं थी। ये नए नए आजाद हुए भारत की आत्मा की पहली बड़ी परीक्षा थी। ये कहानी है 1951 की, जब एक छात्रा के कॉलेज एडमिशन ने देश के संविधान और समाज की नींव को, कह सकते हैं, इस तरह हिला दिया कि उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मद्रास बनाम श्रीमती चंपकम दोयराजन मामले की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, वो उस दौर की एक झलक दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक सरकारी आदेश, एक छात्रा का संघर्ष और दो संवैधानिक सिद्धांतों की टक्कर ने मिलकर भारत के पहले संविधान संशोधन को जन्म दिया। और इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये महसूस करना है कि उस फैसले का असर कितना गहरा था, कैसे इसने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो चलिए उस समय में वापस चलते हैं। शुरुआत उस सरकारी आदेश से करते हैं जिसने इस पूरे बवंडर को खड़ा किया था। ये था क्या और इतना विवादित क्यों था? देखिए, 1951 का भारत एक बहुत युवा देश था, उम्मीदों और चुनौतियों से भरा हुआ। मद्रास सरकार उस समय की कई सरकारों की तरह समाज में बराबरी लाने की कोशिश कर रही थी, और इसी कोशिश में उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर या जीओ कहा जाता था। इसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें अलग अलग समुदायों के लिए तय कर दी गई थी। अच्छा, यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई मोटा मोटा कोटा नहीं था, बल्कि बहुत बारीक तरीके से सीटें बांटी गई थीं। मतलब हर समुदाय का हिसाब रखा गया था। बिल्कुल, ये कोई नया सिस्टम भी नहीं था। असल में ये आज़ादी से पहले के सिस्टम का ही एक रूप था। इसमें हर 14 सीटों में से 6 सीटें गैर ब्राह्मण हिंदुओं को, 2 पिछड़े हिंदुओं को, 2 हरिजनों को, 2 एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों को, 1 मुसलमानों को और सिर्फ 1 सीट ब्राह्मणों को दी जाती थी। अरे वाह! सरकार का लॉजिक ये था कि इससे हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इसी सिस्टम के बीच में आती हैं श्रीमती चंपकम दोयराजन, एक ब्राह्मण छात्रा जिनके सपने बड़े थे और नंबर भी अच्छे थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। हाँ, और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। चंपकम के अंक इतने थे कि उन्हें आराम से एडमिशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन जब लिस्ट आई तो उनका नाम नहीं था। अच्छा, उनसे कम अंक वाले कई छात्रों को एडमिशन मिल गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे समुदायों से थे? जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए सीटें आरक्षित थी। ये वो पल था जब एक सरकारी नीति एक व्यक्ति के जीवन की हकीकत से टकराई। तो जाहिर है उन्होंने इसे चुनौती दी होगी। उनकी दलील क्या थी? मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किस हिम्मत और किस आधार पर सरकार के इतने बड़े फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी दलील बहुत सीधी थी, शक्तिशाली और पूरी तरह से देश के नए नए संविधान पर आधारित। उन्होंने कहा कि यह सरकारी आदेश मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(1) का हवाला दिया। 1 मिनट, यहाँ रुकते हैं। अनुच्छेद 15(1) जो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये तो हमारे संविधान की आत्मा है, बराबरी की गारंटी। बिल्कुल। तो चंपकम ने सीधे संविधान को ही अपना हथियार बना लिया। एकदम। उनकी दलील बहुत साफ थी। संविधान मुझे बराबरी का हक देता है, मेरे अंक ज्यादा हैं, फिर भी मुझे सिर्फ मेरी जाति की वजह से दाखिला नहीं मिल रहा। ये सीधे सीधे मेरे मौलिक अधिकार पर हमला है। और कुछ? हाँ, उन्होंने अनुच्छेद 29(2) का भी जिक्र किया, जो कहता है कि किसी भी नागरिक को राज्य के शिक्षण संस्थान में धर्म या जाति के आधार पर एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। तो उनका केस बहुत मजबूत था। लेकिन सरकार ने भी तो कोई मजबूत तर्क रखा होगा। वो बस ये तो नहीं कह सकते थे कि हम भेदभाव कर रहे हैं। उनका बचाव क्या था? और यहीं से ये मामला एक साधारण एडमिशन केस से बढ़कर एक संवैधानिक पहेली बन गया। सरकार का तर्क सामाजिक न्याय पर टिका था। उन्होंने कहा, हम एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को देख रहे हैं। और अपने बचाव में उन्होंने संविधान के एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण हिस्से का सहारा लिया। कौन सा हिस्सा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, यानी मौलिक अधिकारों के सामने निदेशक सिद्धांतों को खड़ा कर दिया गया। ये तो संविधान के 2 हिस्सों की सीधी टक्कर हो गई। हाँ, यहीं से मामला कानूनी तौर पर बहुत गहरा हो गया। सरकार ने खास तौर पर अनुच्छेद 46 का हवाला दिया। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज के कमजोर वर्गों,
खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए। बिल्कुल। सरकार का कहना था कि हमारी आरक्षण नीति इसी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने का एक जरिया है। तो एक तरफ चंपकम का व्यक्तिगत अधिकार, जिसे संविधान गारंटी देता है और जिसे लेकर वो अदालत जा सकती हैं, जी। और दूसरी तरफ सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी, जो संविधान में एक निर्देश की तरह है। ये तो किसी भी अदालत के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट रहा होगा। बिल्कुल। सवाल ये बन गया कि जब एक नागरिक का लागू किया जा सकने वाला अधिकार, एक इन्फोर्सेबल राइट और समाज के लिए बनाया गया एक व्यापक सिद्धांत आमने सामने हो, तो कौन ज्यादा भारी पड़ेगा? इसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिशा तय कर सकता है। एक तरफ व्यक्तिगत समानता, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और 6-1 के बहुमत से एक ऐसा फैसला सुनाया जो मील का पत्थर बन गया। उन्होंने मद्रास सरकार के उस कम्युनल जीओ को रद्द कर दिया। मतलब चंपकम द्वैराजन की जीत हुई? हाँ, उनकी जीत हुई। जीत तो हुई, लेकिन मुझे उस फैसले के पीछे के क्यों में ज्यादा दिलचस्पी है। कोर्ट का लॉजिक क्या था? क्योंकि वही लॉजिक भविष्य के लिए एक मिसाल बनने वाला था। देखिए, कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही साफ लाइन खींची। उन्होंने माना कि निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पवित्र हैं, सैक्रोसैंक्ट हैं। सैक्रोसैंक्ट, वो हर नागरिक को दी गई गारंटी हैं। तो उन्होंने एक तरह से इन दोनों के बीच एक रैंकिंग तय कर दी कि अगर कभी इन दोनों में टकराव हुआ तो मौलिक अधिकारों का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। एकदम सही। कोर्ट ने कहा कि निर्देशक सिद्धांत नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब उन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो सरकार के लिए एक लक्ष्य की तरह है। जबकि मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल है, यानी अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा। इसलिए एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी नागरिक की गारंटी को छीना नहीं जा सकता। और उन्होंने साफ कहा कि ये नीति अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का सीधा उल्लंघन है, इसलिए ये असंवैधानिक है। बिल्कुल। अदालत का संदेश बहुत साफ था। राज्य को पिछड़े वर्गों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये मदद करते हुए वो दूसरे नागरिकों के बराबरी के मौलिक अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ा और साहसिक बयान था। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को सबसे ऊपर रखा। तो कहानियां खत्म हो जानी चाहिए थी, सरकारी आदेश रद्द, चंपकम को न्याय मिल गया। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई और उससे भी बड़ी कहानी की शुरुआत थी। बिल्कुल। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। इस फैसले का जो असर हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम था भारत के संविधान में पहला संशोधन। 1 मिनट जी। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक अदालती मामले की वजह से देश के सबसे बड़े कानून, संविधान को ही बदल दिया गया। वो भी तब जब संविधान को बने मुश्किल से 1-1.5 साल ही हुआ था। हाँ, और यही इस मामले को इतना ऐतिहासिक बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली संसद में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अगर ये फैसला ऐसे ही रहा तो सामाजिक न्याय और बराबरी लाने की सारी नीतियां बनाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये फैसला उनके सुधारवादी एजेंडे के आड़े आ रहा था। सही कहा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किया जो सिर्फ एक संसद कर सकती है। 1951 में इसी मामले के सीधे जवाब के तौर पर संसद ने संविधान में पहला संशोधन पास किया और इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 में एक नया खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(4). और इस नए अनुच्छेद 15(4) में ऐसा क्या था जिसने पूरे खेल को ही बदल दिया? इस नए खंड ने राज्यों को ये शक्ति दे दी कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। अच्छा। संक्षेप में कहें तो इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहला हुई कानूनी बाधा को ही हटा दिया। मतलब इसने आरक्षण के लिए एक संवैधानिक दरवाजा खोल दिया। इसने कहा कि अगर राज्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ खास करता है तो उसे अनुच्छेद 15(1) के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एकदम सही। इसने भविष्य की सभी आरक्षण नीतियों के लिए एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक आधार तैयार कर दिया।
जो चीज पहले असंवैधानिक थी वो अब संवैधानिक बन गई। एक अदालती हार को एक संवैधानिक जीत में बदल दिया गया। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा और दूरगामी बदलाव था। इस मामले की और क्या स्थायी विरासत रही? इसकी कई परतें हैं। पहली तो यही कि इसने कई दशकों के लिए ये न्यायिक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर हैं। हालांकि बाद के मामलों में, जैसे केशवानंद भारती केस में, इस रिश्ते को और संतुलित करने की कोशिश की गई, लेकिन इस मामले ने शुरुआती नींव रखी। और सरकार की सोच में भी इससे कुछ बदलाव आया होगा? हाँ, एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब ध्यान सिर्फ जाति या समुदाय पर नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की व्यापक कैटेगरी पर केंद्रित हो गया। ये शब्दावली अनुच्छेद 15(4) से आई और इसने भविष्य में आरक्षण का आधार तय किया। अब बहस इस पर होने लगी कि कौन पिछड़ा है और इसे कैसे तय किया जाए। तो इस एक मामले ने मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के बीच के नाजुक संतुलन को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। एक ऐसी बहस जो आज तक जारी है। सही कहा, इसका असर आज भी हम देखते हैं। इस मामले ने भविष्य के लैंडमार्क केस, जैसे इंदिरा साहनी मामला, जिसे हम मंडल आयोग मामले के तौर पर जानते हैं, हाँ, उसके लिए जमीन तैयार की। आज भारत में आरक्षण की नीतियों पर जो भी कानूनी या सामाजिक बहस होती है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं चंपागम दोयराजन के मामले तक जाती हैं। ये मामला व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक समानता के बीच संतुलन साधने की भारत की लंबी और जटिल यात्रा का पहला मील का पत्थर है। तो एक छात्रा के एडमिशन से शुरू हुई एक कानूनी लड़ाई देश के संविधान में पहले संशोधन का कारण बन गई और भारत में आरक्षण की पूरी बहस को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे गई। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पूरे देश के कानूनी और सामाजिक ढांचे को बदलने की ताकत रखता है। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये मामला एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद आज और भी ज्यादा। क्या सवाल? एक समाज को व्यक्तिगत योग्यता, इंडिविजुअल मेरिट और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? क्या एक की कीमत पर दूसरे को हासिल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी खोज रहा है और उस खोज की औपचारिक शुरुआत इसी मामले से हुई थी।